कहानी की शुरुआत एक मॉडल शो से होती है, जहां अचानक एक मॉडल की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है। घबराकर वह ऑडियंस के बीच दौड़ती है और पानी पी रही एक महिला के हाथ से पानी की बोतल छीन लेती है। इसके बाद वह लोगों पर हमला करने लगती है। बाहर निकलकर वह पापाराजी से भी भिड़ जाती है। वह एक मोटरसाइकिल पकड़ती है और वहां से भाग निकलती है। मॉडल इतना गुस्सा और लापरवाही से गाड़ी चला रही होती है कि एक कार आकर उससे टकरा जाती है, लेकिन वह फिर भी उठ खड़ी होती है। वह पास के एक रेस्टोरेंट में घुस जाती है और वहां पानी पीने लगती है। फिर वह अंदर मौजूद लोगों पर भी हमला करती है। इसके बाद वह बाथरूम में जाती है और टॉयलेट का पानी अपने चेहरे पर डालने लगती है। उसके शरीर का टेम्परेचर हाई लेवल तक पहुंच चुका था। जब एक आदमी उसे गोली मारता है, तब भी गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद मॉडल बाहर की ओर दौड़ती है, जहां पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया होता है, लेकिन सबके सामने ही वह जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। इसके बाद दृश्य बदलता है, जहां हम दो FBI ऑफिसर्स कूपर और जॉर्डन को देखते हैं, जो कि एक साथ रात बिता रहे थे। लेकिन अगले ही दिन उन्हें उस फटी हुई मॉडल से जुड़ा एक नया केस सौंपा जाता है और वे 2 दिन पहले हुए शो की वीडियो क्लिप्स देखने लगते हैं। 6 महीने पहले लंदन में एक ऐसा ही धमाका हुआ था। उसके 1 महीने बाद यही घटना बर्लिन में भी हुई और अब वे पहली बार इन सभी घटनाओं के बीच का कनेक्शन जोड़ पाए हैं। जॉर्डन और कूपर ये वीडियो देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर सीन बदलकर एक यंग लड़के जेरेमी पर जाता है, जो एक ऑनलाइन चैट रूम में एक लड़की से बात कर रहा होता है। वह उसे $20 पर चैट करता है, लेकिन लड़की जेरेमी की चैट एंड करके प्राइवेट चैट में चली जाती है, जिससे जेरेमी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वह बाहर जाता है और अपनी माँ से झगड़ने लगता है। दरअसल जेरेमी स्कूल नहीं जाना चाहता, उसे स्कूल से नफरत है। जेरेमी ने अपना साइज बढ़ाने के लिए एक पंप ऑर्डर किया था, लेकिन उसे इस्तेमाल करने से उसे साइड इफेक्ट्स हो गए। वह इसके बारे में एक चैट रूम में लिखता है। वहां मौजूद एक आदमी उसे एक और समाधान के बारे में बताता है। इस दौरान FBI एजेंट एक्सप्लोजन में मारे गए व्यक्ति की जांच करने पहुंचते हैं। धमाके के दौरान उस शरीर का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया था कि अंदरूनी ऑर्गन्स पिघल गए थे। डॉक्टर इसे समझ नहीं पा रहे थे। शरीर में किसी भी तरह के रासायनिक पदार्थ का कोई नामो निशान नहीं मिला था। उस शरीर का टेम्परेचर अब भी 175 डिग्री था, जिसे डॉक्टर एक अननोन वायरस बताती है। दूसरी ओर जेरेमी एक प्लास्टिक सर्जरी सेंटर पहुंचता है। वहां का डॉक्टर उससे कहता है, मैं तुम्हें एक फिट आदमी बना सकता हूं। वह आगे कहता है, देखो, इस समय तुम एक नल्ला बेरोजगार हो। तुम कोशिश पर कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलती, और यही बात तुम्हें सच में मानसिक रूप से तोड़ रही है। दरअसल जेरेमी जानता है कि वह बदसूरत है, क्योंकि दुनिया उसे हर दिन यही महसूस कराती है। इस पर डॉक्टर कहता है, जेरेमी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तुम्हारे माता पिता के DNA की गलती है, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसे कई लोगों की जिंदगी बदल दी है। डॉक्टर समझाता है कि फिट आदमी हमारे कल्चर के अच्छे दिखने वाले पुरुष होते हैं, और तुम्हारे और एक फिट आदमी के बीच का फर्क बस हड्डियों के कुछ मिलीमीटर का ही है। तुम्हारी हड्डियां ही तुम्हें उस खुशी से दूर रखती हैं जिसके तुम हकदार हो। दूसरी तरफ कूपर को एक पैटर्न मिलता है। उन्हें पता चलता है कि जिन 3 लोगों की फटने से मौत हुई, वे मरने से ठीक पहले अचानक और बड़े शारीरिक बदलावों से गुजरे थे और उसके बाद मॉडल बन गए थे। लेकिन इसके अलावा उन तीनों के बीच कोई और संबंध नहीं मिलता। इसी बीच प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद जेरेमी एक बार में पहुंचता है, जहां कुछ लड़कियां उसके लिए बियर खरीदती हैं। वे उसे अपने पास बुलाती हैं और जेरेमी उनके सामने नाचता है, लेकिन ज्यादा शराब पी लेने की वजह से उसे उल्टी होने लगती है। आखिर में उसे एहसास होता है कि वे लड़कियां पूरा बिल जेरेमी पर छोड़कर गायब हो चुकी हैं, जिससे जेरेमी गुस्से से भर जाता है। उसके बाद वह प्लास्टिक सर्जरी सेंटर पहुंचता है और डॉक्टर पर बंदूक तानते हुए कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला। डरा हुआ डॉक्टर कहता है, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। मेरे पास अभी एक और तरीका है, ये तुम्हें पूरी तरह हैंडसम बना देगा। डॉक्टर जेरेमी को अपने साथ ले जाता है और एक होटल का कमरा बुक करता है। कमरे में वह जेरेमी से कहता है, वह 2 मिनट में यहाँ आ जाएगी, बस बिस्तर पर लेट जाओ। तभी क्लेयर नाम की एक लड़की वहां आती है। जेरेमी उसके साथ एक इंटीमेट पोजीशन में उलझ जाता है। जेरेमी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। जब वह दोबारा जागता है तो क्लेयर जा चुकी होती है। जेरेमी पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ होता है। उसके शरीर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। वह मुश्किल से चल पा रहा होता है। वह तुरंत रिसेप्शन पर कॉल करता है और पानी, एडविल और एक थर्मामीटर मंगवाता है। वह टेम्परेचर चेक करता है तो देखता है कि उसके शरीर का टेम्परेचर 118 डिग्री तक पहुंच चुका है। तभी अचानक उसका शरीर झटका खाने लगता है। वह दर्द से चीखने लगता है। उसकी हड्डियां स्किन को चीरते हुए बाहर आने लगती हैं। उसके दांत टूटने लगते हैं। कुछ समय बाद जेरेमी मांस के एक कोकून से बाहर निकलता है। वह पूरी तरह बदल चुका होता है। अब जेरेमी पूरी तरह फिट और बेहद अट्रैक्टिव दिखने लगता है। दूसरी ओर FBI को पता चलता है कि यह वायरस इबोला वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। इस वायरस के फैलने का माध्यम प्राइवेट पार्ट्स थे। सैकड़ों बल्कि हजारों लोग पहले ही संक्रमित हो चुके हो सकते हैं। इसलिए अब कूपर और जॉर्डन को वेनिस जाना पड़ता है, क्योंकि वहां एक मॉडल की रिचुअल्स के तहत हत्या की गई है और उसकी रिपोर्ट इस वायरस के लिए पॉजिटिव आई है। अगले दिन कूपर और जॉर्डन वेनिस पहुंचते हैं।
वायरस हवा के जरिए नहीं फैलता था, फिर भी हर कोई पूरी सावधानी बरत रहा था। यहाँ जिस लाश की जांच हो रही होती है वह उसी लड़की क्लेयर का होता है। हत्यारे ने उसके शरीर को पूरी तरह चीर दिया था। दीवार पर एक निशान भी बना होता है। वह एक इजिप्शियन चित्रलिपि नेफर है, जिसका अर्थ है सुंदरता। सीन रोम में शिफ्ट होता है, जहां एक आदमी पर एंटोनियो नाम का एक किलर नजर रखे हुए है। दरअसल एंटोनियो को उसे मारने का ऑर्डर मिला है, क्योंकि उस आदमी ने बायरन फोर्स का टियर 1 सीरम और बूस्टर चुरा लिए थे, जिन्हें बायरन ने सिर्फ अपने लिए सुरक्षित रखा था। एंटोनियो उस आदमी को इंजेक्शन लगाता है और उसकी हत्या कर देता है। इधर FBI एजेंट मारी गई मॉडल का एक रीसेंट वीडियो देखते हैं, जिसमें वह कह रही होती है, ऐसा मत करना। उन्हें समझ नहीं आता कि वह ऐसा मत करना कहकर किस बात की ओर इशारा कर रही थी। तभी कूपर को एक फोन कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उन्हें कल सुबह न्यूयॉर्क वापस लौटना होगा, क्योंकि आज एक कैफेटेरिया में वोग मैगजीन का एक असिस्टेंट एडिटर अचानक फट गया। इस बीच कूपर और जॉर्डन के बीच हालात अजीब हो जाते हैं। जॉर्डन झिझकते हुए कहती है, तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन यह रिलेशनशिप कैजुअल ही रहना चाहिए। यह सुनकर कूपर का चेहरा उतर जाता है। जॉर्डन आगे कहती है, तुम भी इधर उधर घूमते रहते हो। कूपर जवाब देता है, हाँ करता हूँ। फिर वह कहता है, यह नौकरी बहुत ज्यादा दबाव वाली है और मैं और तुम दोनों टेंशन निकालना पसंद करते हैं। मुझे हाथ पकड़कर घूमना पसंद नहीं है और न ही मेरे पास बीच पर घूमने के लिए समय है, लेकिन मुझे फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए ताकि मैं पूरी ताकत के साथ दोबारा इस काम को कर सकूं। और मुझे यह बात पसंद है कि तुम भी ऐसा ही करती हो। कूपर का मानना था कि जब से हम किशोरावस्था में कदम रखते हैं, तब से लेकर मरने के आखिरी पल तक हम जो कुछ भी करते हैं वह सब इसी एक चीज के बारे में होता है। जॉर्डन कहती है, छोड़ो इसे, दुनिया वैसे ही जल रही है। वह रेस्टोरेंट के एक दूसरे कोने में बैठे एक आदमी को देखने लगती है। कूपर उसे किस करने के लिए आगे झुकता है, लेकिन फिर रुक जाता है और वहां से चला जाता है। जाते समय जॉर्डन उसे अपने बेस्ट फ्रेंड होने के लिए थैंक्स कहती है। जैसे ही कूपर बाहर जाता है, वह आदमी उठता है और जॉर्डन के पास आ जाता है। बाहर 2 आदमी कूपर पर हमला कर देते हैं। कूपर उनका मुकाबला करने और भागने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसका पीछा नहीं छोड़ते। अपनी जान बचाने के लिए कूपर को उन्हें मारना पड़ता है। दूसरी ओर जॉर्डन उस आदमी के साथ एक आलीशान कमरे में पहुंचती है। दोनों वहां रात साथ बिताते हैं, लेकिन वह आदमी जॉर्डन के सोते हुए ही चला जाता है। इसके बाद जॉर्डन के शरीर का टेम्परेचर बेहद तेजी से बढ़ने लगता है। उसके साथ भी वही सब होने लगता है जो जेरेमी के साथ हुआ था। वह पानी पीने की कोशिश करती है, लेकिन अगली सुबह वह भी मांस के एक कोकून से बाहर निकलती है और पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसके बाद सीन न्यूयॉर्क के उसी कैफेटेरिया में चला जाता है जहां 2 लोग अपनी खूबसूरती के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वह असिस्टेंट एडिटर हार्पर वहां पहुंचती है और बीमार महसूस कर रही होती है। वह भी पानी पीने लगती है। तभी अचानक वह बेहद अग्रेसिव हो जाती है और चिल्लाते हुए सब पर हमला करने लगती है। वह एक लड़की को जमीन पर पटक देती है, फिर सबके बीचों बीच वह फट जाती है। इधर कूपर अब भी वेनिस में होता है। वहाँ की पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। वे कूपर की बातों पर भरोसा नहीं करते। कूपर गुस्सा हो जाता है। तभी एक सीनियर ऑफिसर वहाँ आता है और उसे छुड़ा लेता है। दूसरी ओर एंटोनियो एक और आदमी को मारने की तैयारी करते हुए अपने चाकुओं की तारीफ कर रहा होता है। वह उस आदमी से कहता है, तुमने नियमों का पालन नहीं किया। तुमने एक समझौते पर सिग्नेचर किए थे। तुम्हें एक पवित्र गिफ्ट दिया गया था और तुम उसका बदला दूसरों को इन्फेक्टेड करके चुका रहे हो। तभी उसे बायरन का फोन आता है। वह कहता है, जल्दी करो, एक प्लास्टिक सर्जन है जिससे मुझे तुम्हें मिलवाना है। वह वेनिस की उस रनर के संपर्क में आया था। उसने कम से कम एक और ऐसे व्यक्ति को संक्रमित कर दिया है जिसके बारे में हमें पता है। एंटोनियो कहता है, मुझे बेहतर हेल्प चाहिए। मुझे पुराने ब्लैक वाटर क्रू को कॉल करने दो। लेकिन बायरन मना कर देता है और उससे कहता है कि जो कहा जा रहा है बस वही करो। एंटोनियो उस आदमी को मार देता है और उस डॉक्टर की ओर रवाना हो जाता है। इधर जॉर्डन कूपर का फोन नहीं उठा रही होती। कूपर को चिंता होने लगती है कि कहीं उस पर भी किसी ने हमला तो नहीं कर दिया। लेकिन तभी कूपर को खबर मिलती है कि जिन 2 लोगों को उसने मारा था वे दोनों इन्फेक्टेड थे और वहां बहुत ज्यादा खून बहा था। इसी वजह से कूपर को क्वारंटीन कर दिया गया है। इस बीच एंटोनियो उस प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक में पहुंच जाता है। पहुंचते ही वह वहां के कैमरे बंद कर देता है। डॉक्टर रिसेप्शनिस्ट की लाश ठिकाने लगाने में लगा होता है जिसे जेरेमी ने मार दिया था। एंटोनियो कहता है, इंटरनेट पर अय्याशी करने ने तुम्हें एक शरारती लड़का बना दिया जो किसी नॉटी गर्ल से मिल बैठा। वह डॉक्टर डार्क वेब पर उस लड़की क्लेयर से मिला था, लेकिन एंटोनियो पहले ही क्लेयर को मार चुका होता है। डॉक्टर कहता है, मैं कसम खाता हूँ सिर्फ एक ही क्लाइंट था। एंटोनियो डॉक्टर के कंधे में गोली मार देता है। एंटोनियो के कहने पर डॉक्टर जेरेमी को फोन करता है, जो इस समय एक लड़की को अपने वायरस से इन्फेक्टेड कर रहा होता है।
डॉक्टर उससे कहता है, इस प्रोसेस के असर को बनाए रखने के लिए तुम्हें दूसरी डोज की जरूरत है। मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। जैसे ही जेरेमी उन्हें पता बता देता है, एंटोनियो डॉक्टर को मार देता है। जब जेरेमी शावर ले रहा होता है, एंटोनियो वहाँ पहुँच जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। एंटोनियो कहता है, मुझे यहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं आ रही, इसका मतलब तुमने उस लड़की को भी इन्फेक्टेड कर दिया है। एंटोनियो पूछता है, क्या तुम्हें अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है, या तुमने ये सोचा भी नहीं कि तुम ऐसे कैसे बने? एंटोनियो जेरेमी से उस लड़की को फोन करवाता है जो इस समय बीमार महसूस कर रही होती है। जेरेमी उससे कहता है, मुझे अपना पता बताओ, मैं वहां आकर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इस बीच कूपर ब्लड टेस्ट होता है और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है। इधर एंटोनियो और जेरेमी उस लड़की के घर पहुंच जाते हैं और जब वह डोरबेल का जवाब नहीं देती तो एंटोनियो अपने एक इक्विपमेंट से ताला खोल देता है। उन्हें ऊपर से कुछ आवाज आती है। ऊपर बाथरूम में हर तरफ खून फैला होता है। वह लड़की भी बदल चुकी होती है। वह अचानक उन दोनों पर हमला कर देती है। जेरेमी एक पैन उठाकर उसे मारता है और उस लड़की को खत्म कर देता है। इसके बाद एंटोनियो अपनी बंदूक जेरेमी पर तान देता है। जेरेमी कहता है, लेकिन मैंने तुम्हारी जान बचाई। एंटोनियो उसकी बात नहीं सुनता। जेरेमी कहता है, मुझे परवाह नहीं है, मैं इससे पहले भी वैसे ही एक लूजर था, ट्रिगर दबा दो। एंटोनियो कहता है, यह वह पल होता है जब लोग जीने की भीख मांगते हैं। लेकिन जेरेमी जवाब देता है, किस बात के लिए भीख मांगूं? वह कहता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस कुछ फील करने की चाह में गुजार दी और वह फीलिंग बहुत अच्छा था, तो ट्रिगर दबा दो। लेकिन अब एंटोनियो उसे नहीं मारता। वह उसे एक रेस्टोरेंट ले जाता है। एंटोनियो खाना ऑर्डर करने लगता है। जेरेमी पूछता है, तुम यह सब कब तक करते रहोगे? एंटोनियो कहता है, हम मजे कर रहे हैं। वह जेरेमी से कहता है कि पीछे से उन्हें देख रहे लोगों की तरफ मुस्कुराओ। वह कहता है, अब तुम अच्छे दिख रहे हो। दोनों अपनी टेबल पर बैठ जाते हैं। बातचीत से एंटोनियो समझ जाता है कि जेरेमी पहले बहुत बदसूरत था और दुनिया ने उसके साथ जैसा बुरा व्यवहार किया उसके लिए उसके मन में बहुत गुस्सा भरा हुआ है। एंटोनियो कहता है, तुम और मैं, हम दोनों में बहुत कुछ सिमिलर है। वह खुलासा करता है कि उसने भी यह सीरम सीधे एक लैब से लिया था, कुछ ज्यादा ही प्योर रूप में। इसकी एक खुराक युवावस्था के अमृत के सबसे करीब है और यह बेहद महंगी होती है। लेकिन एक लैब टेक्नीशियन इसका ट्रायल वर्जन चुरा लेता है और इसे फैलाना शुरू कर देता है। यही असली समस्या बन जाती है, क्योंकि इतनी आसानी से मिलने के कारण लोग महंगा और नामी ब्रांड वाला सीरम खरीदना नहीं चाहते। इसलिए कंपनी अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए एंटोनियो को काम पर रखती है। एंटोनियो जेरेमी से कहता है, जब तुम्हारे पास मौका था तब तुम उस लड़की के घर से भागे नहीं। तुमने एक और हत्या का मौका देखा और उसे हत्या करने से खुद को रोक नहीं पाए। तुम्हारे अंदर भी मेरे बेटे की तरह डीप डार्कनेस सोच है। यही हमें पता चलता है कि एंटोनियो 65 साल का है और अब वह जेरेमी को अपने साथ इस काम में रखेगा, अपने शिष्य तरह, यानी एक कातिल के रूप में। दूसरी ओर कूपर न्यूयॉर्क पहुंचता है। यहाँ पता चलता है कि उस असिस्टेंट एडिटर का लीवर फटने के 10 घंटे बाद भी 180 डिग्री टेम्परेचर पर था। कैफेटेरिया में मौजूद बाकी लोगों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। वे सब भी पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसी के साथ हमारी कहानी का पहला पार्ट यहीं खत्म होता है। बाकी की कहानी आपको अगले पार्ट में मिलेगी, इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।